नमस्कार, मैं हूं अभिषेक त्यागी। दिल्ली में एक बहुत बड़ी आतंकी घटना होने वाली थी। वक्त तैयार हो चुका था, जगह तैयार थी, पूरी प्लानिंग हो चुकी थी। आतंकी अपने मंसूबों को अंजाम देने वाले थे। उससे पहले ही दिल्ली पुलिस ने 2 आतंकियों को पकड़ लिया है। जब इनको पकड़ा गया तो इनके खुलासे ने हर किसी को हैरान कर दिया। जिस तरीके के खुलासे इन लोगों ने किए हैं, और 2 बच्चे हैं, जिस तरीके के खुलासे इन्होंने किए हैं, जाहिर तौर पर एक बहुत बड़े सवाल खड़े हो रहे हैं कि क्या आईएसआईएस दोबारा से भारत में पैर पसार रहा है। इस तरीके के सवाल खड़े हो रहे हैं क्योंकि जिस तरीके से इन्होंने खुलासा किया है कि दिल्ली के साकेत मॉल को उड़ाने की कोशिश कर रहे थे, तैयारी कर रहे थे। इस पर ही हमारे साथ चर्चा करने के लिए मौजूद हैं पूर्व विंग कमांडर पुष्कर द्विवेदी जी और मेरे सहयोगी रोहित पांडे मेरे साथ मौजूद हैं, जो इस पर चर्चा करेंगे। सर, जिस तरीके से खुलासा हुआ है, आईएसआई के 2 आतंकी पकड़े गए हैं। हालांकि इनकी उम्र बेहद कम है, लेकिन इनके जो खुलासा इन्होंने किया है, जो अंजाम देने वाले थे कि पूरे साकेत मॉल को, दिल्ली में जो साकेत मॉल है, पूरे मॉल को उड़ाने की तैयारी थी। सर, क्या लग रहा है, क्या दोबारा से आईएसआई पैर पसार रहा है भारत में? बिल्कुल, देखिए पैर दोबारा से पसारने की बात है। पूरी तरह तो आईसिस गया ही नहीं था भारत से। 2014 के बाद जो रेडिकलाइजेशन शुरू किया आईसिस ने, और जिस तरह ये गांव-गांव, मोहल्ले-मोहल्ले में डार्क वेब और सोशल मीडिया के माध्यम से घुसा, उसे पूरी तरह निकाल पाना किसी भी सिक्योरिटी एजेंसी के लिए संभव ही नहीं है। पूरी तरह इसको खत्म कर पाना किसी सिक्योरिटी एजेंसी के लिए संभव नहीं है, जब तक कि वो समाज स्वयं, मुस्लिम समाज स्वयं ये नहीं चाहेगा, इन मास डिसीजन नहीं लेगा कि हमको ऐसी एक्टिविटी नहीं होने देनी है, तब तक एजेंसीज जो काम कर सकती हैं बखूबी कर रही हैं। और ये भी जो दिल्ली पुलिस ने जो पकड़ा है, जो वहां की स्पेशल सेल ने जिन 2 लोगों को पकड़ा है, ये बहुत टाइमली पकड़ा है। और मुझे पता है इसके लिए कितनी मेहनत और कितनी काबिलियत लगी होगी। क्योंकि देखिए, एक चीज हम समझ लें कि आईडी से ब्लास्ट करना कोई बड़ी बात नहीं है। वो कोई ऐसी टेढ़ी खीर नहीं है जो बहुत मुश्किल हो। आईडी से ब्लास्ट कोई भी कर सकता है, और मेनली सिविल एरियाज में जहां पर भीड़ भाड़ ज्यादा होती है, वहां पे ब्लास्ट कर देना कोई बहुत बड़े, कोई काबिलियत का काम नहीं है। तब भी उसको रोके रखना, ऐसे स्लीपिंग मॉड्यूल्स पे नजर रखना और वारदात होने से पहले उसको पकड़ लेना, ये हमारे सुरक्षा बलों की बहुत बड़ी कामयाबी है। जी सर, 2 चीजें मैं आपसे जानना चाहूंगा, फिर रोहित आएंगे चर्चा में। सर, सबसे पहले तो इनका टारगेट था भीड़ भाड़ वाला इलाका, क्योंकि साकेत मॉल हर कोई जानता है कि बहुत भीड़ भाड़ वाला इलाका है, वहां पर बहुत लोग आते हैं। तो भीड़ भाड़ वाले इलाके को चुनने के पीछे क्या संकेत ये देना चाहते हैं, नंबर 1 बात। और नंबर 2 बात कि ये दोनों आत्मघाती हमले की ट्रेनिंग लिए हुए थे, तो क्या इनकी ये तैयारी थी कि हमला करने के बाद, अटैक करने के बाद खुद को भी खत्म कर लें ताकि कोई सबूत ना मिले? जी बिल्कुल, पहला प्रश्न जो आपका था कि भीड़ भाड़ के इलाके लोग क्यों चुनते हैं, देखिए ये है टेररिस्ट, और इनका काम ही है डर फैलाना। जितने अधिक लोग मरेंगे, जितने अधिक लोग के शत विक्षत शव मीडिया दिखाएगी, लोग देखेंगे, उतना ज्यादा इनका डर बैठेगा। और चूंकि ये खिलाफत के लिए लड़ रहे हैं, यानी कि एक खलीफा अपने एक मुस्लिम लीडर की सत्ता स्थापित करने के लिए लड़ रहे हैं, तो उससे इनको ये भी मदद मिलेगी कि जो हमारी प्रेजेंट वर्तमान भारत सरकार है, इसको डिस्टेबलाइज करने में बहुत ज्यादा आसानी हो जाएगी इनको। देखिए, ये तो डेटोनेट करेंगे, लोगों को मारेंगे, इसके बाद इनकी टीम बी आएगी जो विभिन्न माध्यमों से सरकार को निशाना बनाएगी, सुरक्षा बलों को निशाना बनाएगी, और एक बड़े प्रोपेगेंडा वॉरफेयर को खड़ी करेगी जो डिस्टेबलाइजेशन करेगी हमारी सरकार के प्रति। तो ये बात हो गई। दूसरी बात, ये आत्मघाती, बिल्कुल अगर ये ट्रेंड है तो आत्मघाती हमले बिल्कुल कर सकते हैं। और ये आप मान के चलिए कि आत्मघाती हमले जो ये करने जा रहे थे, बहुत बड़े जन की हानि होने वाली थी वहां पर, जो आज पुलिस ने मना दी। क्योंकि हम ये देखते हैं, आप सभी मॉल जाते हैं, सामान्य जनता भी मॉल जाती है, एंट्री एक्सेस कंट्रोल प्लस बैगेज स्कैनिंग जो वहां पे होती है, सारी कुछ प्राइवेट सिक्योरिटी गार्ड्स के हाथ में होती है, और वो उतना ट्रेंड नहीं होते। आपको एयरपोर्ट जैसी सिक्योरिटी किसी मॉल में नहीं मिलेगी, या आपको पुलिस जैसी, पैरामिलिट्री जैसी सिक्योरिटी किसी मॉल में नहीं मिलेगी। तो मॉल में ऐसी वारदात करना इनके लिए बहुत आसान है। साकेत एक पॉश मॉल है, त्योहार का समय चल रहा है, वहां पर भीड़ भड़का, ज्यादातर हिंदुओं की भीड़ रहेगी, तो इन्होंने एक टारगेट अपनी कन्वीनियंस का लिया और उसको ये ब्लास्ट करने की तैयारी कर रहे थे, जो इनके मोडस ऑपरेंडाई के हिसाब से बिल्कुल उचित था।
बिल्कुल। पुष्कल जी, मेरा सवाल आपसे थोड़ा इतर है। मॉल भले यहाँ पर आपको दिख रहा हो कि मॉल पर हमला किया जाने की प्लानिंग की थी, लेकिन हमने और आपने कुछ दिन पहले चर्चा की थी जब प्रधानमंत्री चाइना गए थे और उस वक्त बांग्लादेश में एक जासूस मारा गया था। अभी हाल फिलहाल में एक एजेंट को इसी तरीके से मारा गया। खबर यह थी कि उसने पूरी प्लानिंग की थी कि भारत के बड़े शीर्ष नेताओं को नुकसान पहुंचाया जाए। क्या वो जो 2 महीने पहले हुआ जिस पर हमने चर्चा की, आज जो कुछ साकेत मॉल के बहाने बताया जा रहा है, जो राज उगला है इन आतंकियों ने, क्या इसका कोई कनेक्शन आपको दिख रहा है? ना सिर्फ आम जनता बल्कि बड़े लोग भी निशाने पर रहे होंगे। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत ही उचित आपका सवाल है। बिल्कुल कनेक्शन है रोहित जी। देखिए, 2 तरह से इसका कनेक्शन है। पहले तो इसको आतंकवाद की भाषा में डाइवर्जन टेक्निक कहते हैं। अगर मॉल पे ऐसा कोई ब्लास्ट हो जाता तो एक साथ पूरे मीडिया, पूरी सिक्योरिटी एजेंसीज के ऊपर प्रेशर पड़ता कि इस केस में लगे और इसको किसी तरीके से इस केस को अनर्थ करें और पता करें कि किसने ये मॉल में किया है। ह्यू एंड क्राई मच जाता, आपको पता है, जगह जगह प्रदर्शन होने लगते और सरकार भी डिस्टेबलाइज होती। उस डिस्टेबलाइजेशन के माहौल पे इनके असली टारगेट जो रहे होंगे, जैसे हमने चर्चा पहले भी की थी और आपने अभी इंडिकेट किया, उस तरह के टारगेट्स को भी निशाना बनाया जा सकता था ये डाइवर्जन करके। इसे डाइवर्जन टैक्टिक्स बोलते हैं। बहुत जानी मानी टैक्टिक्स है, विश्व में बहुत सारी जगह ये हो चुकी है। दूसरी बात, ये एक प्रयोग भी होता है कि किस प्रकार आप एक मॉल में जब एग्जीक्यूट जाके कर सकते हैं तो अब अगले चरण में आप दूसरे टारगेट्स को, थोड़ा कठिन टारगेट्स को देखेंगे। और मोटिवेशन, तीसरी बात, ऐसे इदारों का जो दहशतगर्द इदारे हैं, इनका मोटिवेशन बहुत हाई हो जाता है। जैसे ही इनको कहीं पे सक्सेस मिलती है तो इनका मोटिवेशन बहुत ज्यादा हाई हो जाता है। और चौथी और सबसे आखिरी बात कि जो भी दहशतगर्द ये कर ले जाते हैं, जो भी टीम ये कर ले जाती है, उसको मुस्लिम उम्मा पैसे से बहुत ज्यादा मदद करती है, तो उनको बहुत ज्यादा फंडिंग होने आती है। क्योंकि टेररिज्म का इकोनॉमिक्स अगर आप पढ़ेंगे तो आप देखेंगे जिसने ऐसी वारदात की उसने अपने अपने ग्रुप को बहुत आगे बढ़ा लिया। तो ये सारी चीजें मिला के, बिल्कुल आपका कहना बिल्कुल सही है, ये एक बहुत ही ज्यादा अलार्मिंग चीज है और इसमें आगे हमको और भी नजर रखनी होगी। सर, यहाँ एक छोटा सवाल और, ऐसा तो है नहीं कि ये सीधे कहीं से आए, बाहर से आए और यहाँ पर इतनी बड़ी पैठ बना ली। हमने हाल फिलहाल पिछले कुछ सालों में देखा, केरल के कई इलाके हैं जहाँ पर बहुत मुश्किल हो गया है आम लोगों का पहुँचना, पुलिस का पहुँचना, आर्मी का पहुँचना। वो कहते हैं कि अपना सरिया। महाराष्ट्र में एक ऐसा इलाका, बहुत पहले हमने उस पर खबर की कि वहाँ पर ऐसी ISIS की गतिविधियाँ चल रही हैं, हालांकि लगाम लगाई गई महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री द्वारा। तो देश के अंदर बैठे दुश्मन ज़्यादा बड़ा खतरा है, क्योंकि 26/11 में भी हमने वही देखा था कि देश के अंदर बैठे लोगों ने ही सहयोग किया। बिल्कुल, देश के अंदर बैठे दुश्मन बहुत बड़ा खतरा है। और मैं आपको बता दूं कि सरकारी एजेंसीज को इतनी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है, इस प्रकार से इनको प्रोटेक्शन मिला होता है कहीं ना कहीं मजहबी इंस्टीट्यूशंस के नाम पे, कहीं ना कहीं मजहबी नेताओं के नाम पे। आप हैदराबाद में पता कर सकते हैं कि आईसिस के और ISI के कितने ओपन मॉड्यूल्स चल रहे हैं जिन तक हाथ डाल पाना सिक्योरिटी सुरक्षा बलों के लिए बहुत चली खीर है, क्योंकि वो ऐसी ऐसी जगह छुप के बैठे हैं। आप पूरे भारत में आप देखेंगे तो बिल्कुल सही बात है, अंदर से इनको इतना अधिक सपोर्ट मिल रहा है। और हमारी सरकार चूंकि उसका विरोध कर रही है वर्तमान सरकार, इसलिए ये और ज्यादा चाहते हैं कि सरकार डिस्टेबलाइज हो। सर, एक सवाल मेरा है, चलते चलते आखिरी सवाल मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि जो खुलासा हुआ है वो ये है कि इन लोगों ने सोशल मीडिया अकाउंट्स जो थे वो सब्सक्राइब किए हुए थे, उनको फॉलो करते थे ये। अब सवाल ये है कि भारत में रहते हुए जो सोशल मीडिया अकाउंट्स हैं ISI के जो एक्टिव हैं, क्या उन पर किसी तरीके की कोई एक्शन नहीं हो सकता, रोकथाम नहीं हो सकती, ताकि इस तरीके के नौजवान, क्योंकि 19-20 साल के लड़के हैं, बस लड़के नहीं आतंकवादी हैं, हाँ मतलब 19-20 साल के हैं, इस तरीके के लोगों को बरगलाने के लिए जो सोशल मीडिया का इस्तेमाल किया जा रहा है, इस पर रोकथाम के लिए किस तरीके का एक्शन होना बहुत जरूरी है? जी बिल्कुल, आपने जो सवाल पूछा है, देखिए बात यह है कि हमारे प्रयत्न सोशल मीडिया पे कंट्रोल के जो हैं वो अभी तक ज्यादातर आइडियोलॉजिकल रहे हैं, वो ऐसे नहीं होने चाहिए। और बिल्कुल सही बात है, सोशल मीडिया में कंट्रोल की बहुत ज्यादा जरूरत है। एक CERT बननी चाहिए नेशनल लेवल पे, जिसमें ज्वाइंट इंटेलिजेंस कमेटी JIC के अंडर में जो CERT आती हो,
मैं ये बात नहीं कर रहा कि दंगा भड़काने के लिए कोई कुछ डाल रहा है या अंबेडकर को कोई कुछ कह रहा है या किसी को कह रहा है, नहीं, वो सब पॉलिटिकल और आइडियोलॉजिकल है। लेकिन जेआईसी के अंडर में एक सर्ट आनी चाहिए हमारी। बहुत ज्यादा रिलेवेंट सवाल है आपका, और जब तक वो सर्ट नहीं आएगी, देखिए करने को तो ये डार्क वेब से भी करते हैं और वीपीएन के थ्रू भी करते हैं, लेकिन एक मेजर चंक है जो नॉर्मल सोशल मीडिया के थ्रू जाता है, वो पूरा पूरा रुक जाएगा। और न सिर्फ रुकेगा बल्कि इलेक्ट्रॉनिक सर्विलांस करके उनको ट्रैकिंग करना भी आसान होगा। मुझे लगता है सरकार को जेआईसी के अंदर एक ऑल इंडिया सर्ट बनानी चाहिए जो एनआईए जैसी किसी एजेंसी के अंडर में काम करे। बिल्कुल सर, लेकिन जाहिर तौर पर दिल्ली पुलिस को एक बहुत बड़ी कामयाबी मिली, क्योंकि इन दोनों को पकड़ लिया गया है, एक बड़ी घटना को निष्क्रिय कर दिया गया है। क्योंकि साकेत मॉल जितने भीड़भाड़ वाला इलाका है, पहले पार्किंग को निशाना बनाया जाना था, फिर पूरे मॉल को उड़ा देना था, और फिर आत्मघाती हमला करके खुद भी सबूत खत्म करने थे। ये जाहिर तौर पर एक बहुत बड़े मंसूबे को अंजाम देने वाले थे, ये निष्क्रिय कर दिया गया है। लेकिन इस खबर पर आपका क्या कहना है? आप इस पूरे घटनाक्रम को किस तरीके से देखते हैं? कमेंट करके अपनी राय जरूर दीजिएगा।